नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। खबरों की खबर देख रहे हैं आप। रात के 9 बजने का वक्त है। एनडीटीवी इंडिया पे प्राइम टाइम शो में आप सबका स्वागत है। आज पूरे देश की नज़र दिल्ली के विधानसभा चुनावों पर थी, जहां आम आदमी पार्टी जीत का चौका लगाने का दावा कर रही है। वहीं बीजेपी 26 साल के सत्ता के वनवास को तोड़कर सत्ता में आने की कोशिश में लगी है। खबरों की खबर में हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे दिल्ली के दिल में आखिरकार है क्या। आखिर तमाम एग्जिट पोल क्या इशारा कर रहे हैं, इस एग्जिट पोल का राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है, ये तमाम बातें विस्तार से बात करेंगे। ये आज की सबसे बड़ी खबर होगी। दूसरी खबर भी चुनाव से जुड़ी हुई है और ये खबर उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुए हैं उससे जुड़कर एक खबर आई है। क्या मिल्कीपुर ये तय करेगा कि लखनऊ में आने वाले दिनों में किसका वर्चस्व रहेगा, योगी आदित्यनाथ का या फिर अखिलेश यादव की पार्टी वापसी कर रही है। और तीसरी बड़ी खबर जो आज हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं वो महाकुंभ से आई है, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी केमिस्ट्री भी दिखी। इसका भी आज हम विश्लेषण तफसील से करेंगे। और चौथी खबर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ताज़ा धमकी से है। उन्होंने 2 धमकी दी हैं। एक तो उन्होंने कहा कि कुछ हुआ तो ईरान को वो मिट्टी में मिला देंगे, और दूसरा ये कि वो गाज़ा पर कब्जा कर सकते हैं, बल्कि करने जा रहे हैं। इसकी क्या प्रतिक्रिया अरब देशों में है, इसको भी आज हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले आपको लिए चलते हैं दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव की ओर। आज दिल्ली में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया है। कुल 70 सीटों पर, सभी सीटों पर आज शाम 6 बजे तक वोटिंग हुई। 57.9% वोटिंग अभी तक हमारे पास है, जो शाम को 5 बजे का आंकड़ा है। आखिरी 1 घंटे का आंकड़ा अभी जारी नहीं किया गया है। इस वोटिंग में दिल्ली की जनता अब की बार क्या सोच रही है और क्या कर रही है, इसका अनुमान अब तमाम एग्जिट पोल्स ने लगा लिया है। एग्जिट पोल एक रुझान देते हैं, हम पहले ही आपको ये साफ कर देना चाहते हैं। असली नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। आज हम केवल एग्जिट पोल्स की ही बात कर रहे हैं। लेकिन एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं बहुत से लोग जानना चाहेंगे, बहुतों की दिलचस्पी होती है। इसको हम आपको जल्दी से दिखा देते हैं और फिर एक्सपर्ट से बात भी करेंगे। हम चाणक्य स्ट्रेटेजी के मुताबिक बात करेंगे। अलग अलग आंकड़े आपके सामने। चाणक्य स्ट्रेटेजी के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 25 से 28 सीटें मिलने का अनुमान है, तो बीजेपी को 39 से 44 सीटें, वहीं कांग्रेस भी 2 से 3 सीटें जीत सकती है। यानी ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है इस सर्वे के मुताबिक। अगला सर्वे डीवी रिसर्च का है। ये कह रहा है डीवी रिसर्च के मुताबिक कि आम आदमी पार्टी की सरकार शायद ना बने। 26 से 34 सीटें, बीजेपी को 36 से 44 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है। अगले सर्वे की बात करते हैं। जेबीसी एक और एजेंसी ने किया है। आम आदमी पार्टी को 22 से 31 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 39 से 45 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को भी 0 से 2 सीटों का अनुमान इस सर्वे ने लगाया है। एक और एजेंसी है मेट्राइज, जो इन दिनों में काफ़ी एक्टिव हुई है। उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें मिल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी को 35 से 40 सीटें मिल रही हैं। लगभग बराबरी का मुकाबला बीजेपी को एज है, कांग्रेस को भी 1 सीट मिल सकती है। माइंड ब्रिंक एक और एजेंसी सामने आई है। इसके मुताबिक आम आदमी पार्टी की सरकार बची रह सकती है। 44 से 49 सीटें ये सर्वे दे रहा है, जबकि बीजेपी को 21 से 25 और कांग्रेस को 0 से 1 सीट का दावा इस सर्वे में किया गया है। पी मार्क एक और सर्वे एजेंसी, ये आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बना रहे, 21 से 31 सीटें दे रहे हैं, बीजेपी को 39 से 49 सीटें दी जा रही हैं और कांग्रेस का खाता 0 से 1 के बीच रहेगा। पीपुल्स इनसाइट के मुताबिक अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी को 25 से 29 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी को 40 से 44 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस के खाते में 2 तक सीटें जा सकती हैं। एक और एजेंसी पीपुल्स पल्स की बात कर लेते हैं। ये सबसे अधिक सीटें बीजेपी को दे रही है। पीपुल्स पल के मुताबिक आम आदमी पार्टी 10 से 19 सीटों पर सिमट जाएगी, जो अभी 62 पर है। भारतीय जनता पार्टी को 51 से 60 सीटें मिल सकती हैं, जिसके अभी सिर्फ 8 विधायक हैं और कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। ये पीपुल्स पल्स का सर्वे है। पोल डायरी के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 18 से 25 सीटें हैं, बीजेपी को 42 से 50 सीटें हैं और कांग्रेस को 0 से 2 सीटें हैं। वहीं वी प्रिसाइड एक और एजेंसी आई है नई। इसके मुताबिक आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है 46 से 52 सीटों के साथ, भारतीय जनता पार्टी को 18 से 23 सीटें और कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिल सकती है। वहीं अगर पोल ऑफ एग्जिट पोल्स की बात करें, यानी इनका निचोड़ निकालें तमाम पोल्स का, तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली में 30 सीटें मिल सकती हैं, जो कि बहुमत के 35 के आंकड़े से 5 कम है।
वहीं बीजेपी और सहयोगियों को 39 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। ये पोल ऑफ पोल्स है, यानी जितने एग्जिट पोल आए हैं उसका अगर आप निचोड़ निकालेंगे, उसका अगर मीन निकालेंगे तो ये आंकड़ा सामने आता है। बीजेपी को 39, आम आदमी पार्टी को 30, यानी सरकार बीजेपी की बनेगी। 26-27 साल का वनवास बीजेपी का दूर होगा। लेकिन हम आपको एक बार फिर से बता दें कि ये एक रुझान है, ये एक अनुमान है। वास्तविक रिजल्ट 8 फरवरी को पता चलेंगे। लेकिन आज लगातार जो ये कवरेज हमारी जारी है एनडीटीवी पर, इस बीच बीजेपी के बड़े नेता रहे, केंद्र में मंत्री रहे विजय गोयल कुछ देर पहले हमारे साथ लाइव मौजूद थे। विजय गोयल ने साफ कर दिया, हमसे कहा कि उनका यानी बीजेपी का अगर मुख्यमंत्री बना तो वो केजरीवाल के बनाए उस कथित शीश महल में नहीं रहेगा जो भ्रष्टाचार की निशानी है। यानी बीजेपी का सीएम बनता है तो शीश महल में नहीं रहेगा। मेरा सीएम उसके अंदर नहीं रहेगा जी। नहीं रहेगा, ये बड़ी बात आप कह के जा रहे हैं। मेरा सीएम उसके अंदर नहीं रहेगा, ये दावा है मेरा। तो वो कहाँ रहेगा फिर? तो सीएम आवास हो गया ऑफिशियल। जो भी सरकार उसको सामान्य मकान देगी, बिल्डिंग देगी, जैसे शीला दीक्षित को दिया था, वो उसमें रह सकता है। बीजेपी के विजय गोयल ने कहा, बाद में वीरेंद्र सचदेवा ने भी कहा हमारे एक शो में कि वो तो भ्रष्टाचार का म्यूजियम, उसमें कौन रहेगा। यानी बीजेपी के लिए शीश महल एक बड़ा मुद्दा है और बीजेपी अगर चुनाव जीतती है तो वो शीश महल, उस कथित मुख्यमंत्री आवास को लेकर, शीश महल को लेकर एक नई रणनीति अपना सकती है। लेकिन एग्जिट पोल्स के जो भी रुझान हो उनके बारे में आइए बात करते हैं। बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार अपने देश की नीरजा चौधरी जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। नीरजा जी, 1 मिनट के लिए अगर ये मान लिया जाए कुछ पलों के लिए कि अगर ये एग्जिट पोल्स ठीक हैं और पोल ऑफ पोल्स ये इशारा कर रहा है कि 39 सीटें बीजेपी की आ रही हैं, 30 सीटें आम आदमी पार्टी की आ रही हैं, नतीजे हालांकि 8 तारीख को आएंगे, लेकिन अगर ऐसा हुआ तब आप अरविंद केजरीवाल का भविष्य क्या देखती हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत मुश्किल आने वाली है। मैं अंग्रेजी में कहावत है ना, नेवर से डाई। अरविंद केजरीवाल उस ब्रीड के पॉलिटिशियन हैं जो गिव अप नहीं करते जल्दी। लेकिन पार्टी का इतना नीचे चले जाना तो पार्टी को तोड़ने में आसानी हो जाएगी और भाजपा ये मौका जाने नहीं देगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को वो खतरे की नज़रों से देखते हैं। आज नहीं, आज भी देखते हैं, क्योंकि दिल्ली में उन्होंने बीजेपी को बाहर रखा। और अगर चौथी बार वो सीएम बन जाते तो क्या मैसेज जाता देश में और दुनिया में भी कि भाजपा हरियाणा जीत सकती है, महाराष्ट्र जैसी बड़ी सीट से जीत सकती है, लेकिन छोटा सा दिल्ली, आधा राज्य जो माना जाता है, वहाँ केजरीवाल जैसा नेता इनको अंदर नहीं घुसने दे रहा। वो भी तकरीबन 30 साल तक वो बाहर रहे हैं पावर में, तो उसका बहुत भारी पॉलिटिकल सिग्नल होता। लेकिन अगर केजरीवाल नहीं बना पाते, चौथी बार नहीं बनते सीएम, तो आपके लिए मुसीबत तो होने वाली है। मैं मानती हूँ एग्जिस्टेंशलिस्ट क्राइसिस हो सकती है और इसका असर सिर्फ आप तक सीमित नहीं होगा, इसका असर पूरे ऑपोजिशन के लिए एक सेटबैक होगा, इंडिया ब्लॉक के लिए भी सेटबैक होगा। इंडिया ब्लॉक पे मैं आऊंगा, लेकिन एक क्विक आंसर चाहूंगा। क्या आपको भी लगता है, बहुत सी अटकलें दिल्ली में दिनों चल रही हैं कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनी, अरविंद केजरीवाल पंजाब चले जाएंगे, वहां की कमान संभाल सकते हैं? क्या ये संभव लगता है आपको? देखिए, पंजाब पे भी इसका असर होगा अगर दिल्ली की सरकार नहीं बनी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप कमज़ोर हो जाएगी। उससे भगवंत मान स्ट्रॉन्ग होंगे, ज़्यादा इंडिपेंडेंट होंगे, आगे जाके बीजेपी सेंध लगाने की कोशिश करेगी, वहाँ भी रीअलाइनमेंट्स होने के चांसेस हैं। तो पूरा जो ये और हिंदी हार्टलैंड में इसका बहुत ज़बरदस्त मैसेज जाएगा। और स्टेट्स में, बिहार में जहाँ चुनाव होने वाले हैं एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि इतना बड़ा तबका पूर्वांचली का है, दिल्ली में 1/3 वोटर है दिल्ली का, तो वो भी एक मैसेज जाएगा, बिहार के चुनाव पे भी असर होगा। एक सवाल और, जो आपने इंडिया ब्लॉक की बात की, इंडिया ब्लॉक की 2 बड़ी पार्टियां दिल्ली में विरोध में लड़ी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। अगर आम आदमी पार्टी हार रही है तो एक बड़ी वजह कांग्रेस का प्रदर्शन भी होगा। आप क्या भविष्य देखती हैं ऐसे में इस विपक्षी गठबंधन का, इंडिया का? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग, जो मैं मानती हूँ सबसे इंटरेस्टिंग आंकड़ा होगा इस इलेक्शन का, कि कांग्रेस का क्या वोट शेयर है। क्या कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के वोट काटे हैं? इसका मतलब है कि मुस्लिम और एक तबका दलित का, हालांकि वाल्मीकि हैं वो भाजपा के साथ जाते हैं, लेकिन मोटा मोटा कुछ दलित
कांग्रेस के पास वापस गया है। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद मुस्लिम तो कंसोलिडेट किया ही है कांग्रेस के पीछे नेशनली, पर दलित भी नई नज़रों से कांग्रेस को देख रहा है। तो वो आंकड़ा कांग्रेस की सीटें नहीं आएंगी। आप एग्जिट पोल्स बता रहे हैं एक ही सीट या 2 सीट, लेकिन कितना उसने काटने का काम किया है और सेंध लगाई है आम आदमी पार्टी में, वो देखने लायक चीज़ होगी। तो इंडिया ब्लॉक का भविष्य भी अधर में हो सकता है, जैसा कि नीरजा जी इशारा कर रही हैं। नीरजा जी, शुक्रिया इस बातचीत के लिए। हम आपके साथ लगातार टच में रहते हैं, आपके एनालिसिस सुन के हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच नीरजा चौधरी। धन्यवाद। दिल्ली के चुनाव में आज लोकतंत्र के कई रंग दिखे। एक तरफ पूजा पाठ का दौर चला तो दूसरी तरफ वोट को लेकर हंगामा और विवाद भी आज होता रहा। दिल्ली में चुनाव आज किस करवट बैठा है, किसने क्या कहा सुना, उसको समझने के लिए दिन भर जो कुछ दिल्ली की 70 सीटों पे हुआ, उसके लिए आपको हमारी एक खास रिपोर्ट देखनी चाहिए। ये लोकतंत्र का वो उत्सव है जिससे दिल्ली में नई सत्ता का जन्म होगा, नई सरकार बनेगी। लेकिन आज दिल्ली ने लोकतंत्र के 3 रूप एक साथ देखे। एक तरफ शानदार वोटिंग, दूसरी तरफ वोटिंग पर फाइटिंग और तीसरी तरफ जनता जनार्दन से पहले भगवान की पूजा। अच्छे स्कूल बनाने के लिए, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए, अच्छा इलाज के लिए, अस्पतालों के लिए, दिल्ली के विकास के लिए जाहिर तौर पे जो काम करेंगे उन्हीं को जनता वोट देगी। बार बार उन्होंने कहा कि मुझे एक मौका दीजिए, मैं सारी यमुना मैया को साफ कर दूंगा, यहाँ पे डुबकी भी लगाऊंगा, मगर कोई काम नहीं हुआ। ना तो कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ना कोई भी प्लानिंग है, ना कोई भी बजट है, ना कोई भी मीटिंग है, ना कोई भी रोड मैप है। चाहे बीजेपी के नेता हों या आम आदमी पार्टी के, सबने जनता का आशीर्वाद पाने से पहले भगवान के दर पर मत्था टेका। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने तो कालका जी मंदिर में बाकायदा झाल मंजीरा तक बजाया। केजरीवाल हनुमान जी का दर्शन करने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ पहुंचे तो सौरभ भारद्वाज मां कालका के दर पर। लोकतंत्र का महापर्व है और हर अच्छे काम की शुरुआत मां कालका के आशीर्वाद से की जाती है। हमारी कुल देवी है मां कालका और हमारे पूरे इलाके में मां कालका के नाम से ही सारा काम शुरू होता है। तो आज अपने भाइयों के साथ जो है यहाँ पे कालका मां के दर्शन करने आए हैं और मां से आशीर्वाद लिया है। लेकिन वोट पर चोट भी आने लगी। सीलमपुर के आर्यन पब्लिक स्कूल का ये मंजर नारेबाजी और धक्का मुक्की के बीच फर्जी वोट के आरोपों से और तनावपूर्ण हो गया। बीजेपी का आरोप है कि यहां बुर्के में फर्जी वोटिंग कराने की कोशिश हुई। फर्जी कोई 300-400 वोट है ना, इन्होंने लोनी उत्तर प्रदेश से मंगाई है और वो मास्क या बुरखे की आड़ में वो फर्जी वोट डाल रहे हैं। तो मैंने चैलेंज करा, हालांकि उन्हों की वोटिंग है, वो मैं ये नहीं कह रहा, मगर जब फर्जिंग वोटिंग है तो वो फर्जिंग वोटिंग क्यों और ये गलत काम क्यों? इस पर पुलिस का कहना है कि वो बुर्के में महिला वोटर्स की जांच कर रहे हैं। दूसरी तरफ पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीट जंगपुरा में भी हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ये नारा लगा रहे थे।
वहीं ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज की पुलिस से जमकर तकरार हुई। उधर बैरिकेडिंग कर रखी है, उधर बैरिकेडिंग कर रखी है, वहाँ वाली जो गाड़ी यहाँ आना चाहती है उसको उधर डाइवर्ट कर रहे हैं, उधर से उसको ऐसे डाइवर्ट कर रहे हैं और जाम लगा। और देखिए कोई सीनियर अफसर जो है ऑन रिकॉर्ड पे आने के लिए तैयार नहीं है कि बैरिकेडिंग किसकी है। अब बताइए, आप कह रहे थे ना आपको सीनियर ऑफिसर ने बोला है, किस सीनियर ऑफिसर ने बोला है वहाँ पे कि बैरिकेडिंग लगाई है आपने अभी मुझे बोला कि आपके सीनियर ऑफिसर ने बोला है और उनसे बात करिए। सीनियर ऑफिसर आपके भाग रहे हैं छुप के, तो ये तो बदमाशी हो रही है ना पूरी की पूरी। तो सिर्फ जो है गरीब गांव वालों को परेशान करने के लिए ये पूरी की पूरी बदमाशी कर रखी है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ पे मेरा वोट है, तो इसलिए ये बदमाशी करेंगे। अरे यार ये कोई काम है? भारद्वाज के सवालों का पुलिस वालों ने कोई जवाब नहीं दिया। वैसे सौरभ भारद्वाज ने ईवीएम में भी गड़बड़ी का आरोप लगाया। जहाँ पे भी पोलिंग बूथ है और ईवीएम मशीन है तो उसको अंधेरे में रखने का कोई प्रावधान नहीं है, उसको सिर्फ सीधी सूरज की रोशनी से बचाना है। इसका मतलब आपको धूप में नहीं रख देना है उसको। और जाहिर सी बात है, जब आप उसको एक कमरे में मतदान करा रहे हो तो सीधी धूप तो उस पर वैसे भी नहीं आ सकती है, तो ये अंधेरे वाला जो मामला है ये ठीक नहीं है। इस सब के बीच कुछ मतदाताओं की ये शिकायत आई कि उनका वोट तो किसी और ने डाल दिया। वोट नहीं देने दिया। वहाँ क्या बोला? बोला कि तुम्हारे नाम से पर्ची वो पड़ गया ना वोट, कौन दे गया? हम दे नहीं वोट, तो कौन दे गया हमारे नाम से भाई? वोट कोई दे दिया या हाँ। वोटर लिस्ट में नाम नहीं है? वोटर लिस्ट में नाम है पर कह रहे हैं तुम्हारे नाम से वोट पड़ गया है ना। कोई फर्जी वोट देके चला गया? हाँ। वोट पड़ गए, आरोपों की चोट लग गई, लेकिन अब नजरें 8 फरवरी पर हैं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। एक बात और बताएं आपको कि दिल्ली में करीब 17% दलित वोटर हैं और इनके वोट पर सबकी नजर रहती है। इसीलिए एक अजीब सा संयोग भी आज की तस्वीरों में दिखा, वो मैं आपको जरूर दिखाना चाहता हूं। ये संयोग था या प्रयोग था, आप खुद गौर करिएगा। 3 नेताओं के कपड़े आज आप देखिए जो आज तस्वीरों में हमको दिखाई दिए। मैं चाहूंगा वो तस्वीरें दिखाई जाएं। 3 अलग अलग नेता, लेकिन इनके कपड़ों में नीले रंग की छाप दिखाई दे रही थी। प्रधानमंत्री जब कुंभ का स्नान कर रहे थे तो उनके गले में नीला गमछा था। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब वोट डाला तब उनका नीले रंग का स्वेटर था, नीले रंग की शर्ट पहने हुए थे। और मुख्यमंत्री आतिशी ने आज जो दुपट्टा ले रखा था अपने पीले सूट के ऊपर, वो नीले रंग का था। तीनों की पहचान में नीले रंग दिखाई दे रहे थे। और ये नीला रंग क्या कहता है, क्या इशारा करता है, ये छुपाने की बात नहीं है। अधिकतर दलित लोग अपने आप को नीले रंग से जोड़कर देखते हैं और इसीलिए माना जाता है कि जो आदमी नीला रंग पहन रहा है वो दरअसल कोशिश कर रहा है कि वो दलितों को एक संदेश दे सके, दलितों के लिए अपने मन में जो दुलार है, जो हितैष है, जो हित है, वो दिखा सके। लेकिन बात दलित वोटों की निकली है तो दलित का सवाल सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे देश के लिए अहम है। आज अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव हुआ। अयोध्या में आने वाली उस सीट की तरफ भी पूरा देश देख रहा है, क्योंकि वो सीट उत्तर प्रदेश के सियासी भविष्य का लिटमस टेस्ट साबित हो सकती है। इस सीट पर, मिल्कीपुर सीट पर, जो पिछले दिनों विधानसभा के उपचुनाव हुए थे तब इस चुनाव को पोस्टपोन कर दिया गया था। अलग से आज चुनाव हुआ है और यहां भी आज बम्पर वोटिंग हुई है। समाजवादी पार्टी को सनातन धर्म की विरोधी है। दिल्ली का रास्ता अगर लखनऊ से होकर जाता है तो आज लगता है कि लखनऊ का रास्ता मिल्कीपुर होकर ही जाता है। देश और दुनिया की जितनी नजरें दिल्ली विधानसभा की सीटों पर लगी थी, उससे कम मिल्कीपुर पर नहीं है, जहां विधानसभा के लिए उपचुनाव हो रहा है। वोटिंग देखकर लोगों में लोकतंत्र के प्रति उत्साह का नजारा दिखा। विकास का मुद्दा तो है ही है, सड़क भी अच्छी है, 4 बहन बिटिया सुरक्षित हैं, सब कुछ सुरक्षित है। सरकार हमको सारी सुविधा उपलब्ध करा रही है, इस मुद्दे पर मैंने वोट दिया है। मिल्कीपुर तब सुर्खियों में आया जब पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह को हरा दिया। ये तब हुआ जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ था।
अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर सीट से विधायक थे। जो सीट उनके सांसद बनने से खाली हुई, अब वहां समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी ने चंद्रभान प्रसाद पर दांव लगाया है। मिल्कीपुर में करीब 1.25 लाख दलित वोटर हैं। दलित वोटरों में 55,000 तो पासी समुदाय के वोटर हैं, जिनसे बीजेपी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आते हैं। इनके अलावा 60,000 ब्राह्मण, 55,000 यादव, 25,000 राजपूत और 30,000 मुसलमान हैं। ये चुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए इज्जत और राजनीतिक भविष्य का सवाल बन गया है। इस बीच सांसद अवधेश प्रसाद ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जब मतदान हो रहा 7 बजे से मुझे सूचना मिल रही है कि हमारे कार्यकर्ताओं को पोलिंग से भगाया जा रहा है, डांटा जा रहा है। उदाहरण के लिए पालपुर है, पालपुर बहुत बड़ी पोलिंग है, 3 बूथ है, उसमें किसी भी एजेंट को रखने दे दिया, भगा दिया। इसी तरह तेंधा की सिपाही है और जगह जगह माइनॉरिटी के जहां उनको रोका जा रहा है। बीच चुनाव में मिल्कीपुर का मामला तब गर्मा गया जब पिछले शनिवार को यहां एक दलित लड़की का निर्वस्त्र शव मिला था, जिसकी बड़ी बेरहमी से हत्या की गई थी। इस पर भी राजनीति को हवा तब मिली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अवधेश प्रसाद फफक पड़े। लोकसभा में जाने दो, मोदी के सामने हम बात रखेंगे। न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? मारामारी में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? मिल्कीपुर की सीट की अहमियत इस बात से समझिए कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के वॉर रूम एक्टिव रहे। एक तरफ बीजेपी की तरफ से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोर लगाया, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव और डिम्पल ने। जहां अपने बेटे को जिताने के लिए अवधेश प्रसाद ने खुद मोर्चा संभाला, वहीं बीजेपी के 40 विधायक यहां पर डटे रहे। यहाँ का चुनाव बहुत ही दिलचस्प है। अवधेश प्रसाद को ये लगता है कि उनकी विरासत की सीट है, उनका बेटा अजीत प्रसाद जीतेगा, और इनको ये लगता है बीजेपी के नाक का सवाल है। और बीजेपी ने जितना मेहनत किया है, उम्मीद है कि मतदाता आगे क्या निर्णय देते हैं, ये 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन लोकसभा चुनाव में फैजाबाद से लेकर पूरे यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो जुगलबंदी दिखी, वो मिल्कीपुर तक आते आते धूमिल हो गई। मिल्कीपुर से प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और आइए अब आपको बताते हैं कि मिल्कीपुर सीट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए क्यों अहम हो जाती है। कुछ दिलचस्प आंकड़े लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जिस तरह लोकसभा चुनाव में अयोध्या में बीजेपी हार गई, वो अयोध्या यहाँ पे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसके बाद मिल्कीपुर सीट ये तय करेगी कि भगवान राम की जन्मभूमि पर लोग आखिरकार चाहते क्या है। मिल्कीपुर एक दलित बहुल सीट है और वो सीट ये भी तय कर सकती है कि देश में दलितों का रुझान किस दल की तरफ है। इसीलिए ये लड़ाई बहुत ज़्यादा कांटे की और दिलचस्प हो गई है। मिल्कीपुर में एक निर्णायक फैक्टर वहाँ का ब्राह्मण वोट भी है, जिसका वोट जिस दल की तरफ जाएगा, जीत का ऊंट उसी की तरफ बैठेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है इस पूरी लड़ाई का। और एक सबसे बड़ी बात यह कि ये सीट अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उनकी ईगो की लड़ाई भी बनी हुई है। दोनों नेताओं का भविष्य क्या होगा आने वाले दिनों में, ये मिल्कीपुर सीट का परिणाम तय कर सकता है। इसीलिए मिल्कीपुर पर लगातार सबकी नज़र बनी हुई है कि यहाँ के नतीजे क्या कहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह महाकुंभ जाकर संगम में पवित्र डुबकी लगाई। प्रयागराज में पीएम के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। पीएम ने स्नान के बाद गंगा का पूजन भी किया और पूरे देश के कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगा। इस बीच कुंभ मेले में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा करीब 39 करोड़ तक आज पहुंच चुका है। कि इस पावन भूमि को मैं श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूं।
प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। गेरुआ रंग का वस्त्र, नीले रंग का गमछा, हाथ में रुद्राक्ष की माला, गले में भी रुद्राक्ष की माला और होठों पर मंत्रों का जाप। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार सुबह महाकुंभ में डुबकी लगाई। पवित्र डुबकी, सूर्य को अर्घ्य, पुष्प अर्पण, गंगा आरती, दुग्धाभिषेक। पीएम मोदी ने पहले 5 से 6 मिनट तक मंत्रोच्चार के बीच सूर्य देव की पूजा की। इसके बाद संगम नोच पर गंगा का पूजन किया, जल और दूध अर्पित किया, मां गंगा को साड़ी भी चढ़ाई। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, प्रयागराज महाकुंभ में आज पवित्र संगम में स्नान के बाद पूजा अर्चना का परम सौभाग्य मिला। मां गंगा का आशीर्वाद पाकर मन को असीम शांति और संतोष मिला है। उनसे समस्त देशवासियों की सुख समृद्धि, आरोग्य और कल्याण की कामना की। हर हर गंगे। प्रधानमंत्री को पूजा कराने वाले दीपू पंडा से हमने पूछा कि क्या महाकुंभ में अनुष्ठान का कोई खास विधान होता है। करोड़ श्रद्धालु सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए त्रिवेणी संगम में डुबकियां लगा रहे हैं और अमृत पान कर रहे हैं। और उसी अमृत पान के लिए अभी हमारे गृह मंत्री जी कर चुके हैं, उपराष्ट्रपति जी कर चुके हैं, बहुत लोग कर चुके हैं। प्रयागराज में लगे महाकुंभ में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने आस्था के इस महासंगम में पावन डुबकी लगाई। प्रधानमंत्री मोदी जो है करीब 1 से 1.5 घंटे तक जो है वो महाकुंभ नगर में रहे और उन्होंने संगम में स्नान किया और उसके बाद जो है पूजन का कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। जहां मैं खड़ा हूं उसके ठीक सामने अगर आप देख पाएँ तो वो जो अरैल का इलाका है वहां पे प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे और वहां पर एक विशेष बोट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी जो है संगम पहुंचे और वहां पर उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ महाकुंभ के अरैल घाट पहुंचे। वहां से दोनों नाव पर सवार होकर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के पवित्र संगम तक आए। इस दौरान पीएम मोदी महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं का अभिवादन करते दिखे। महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए भी बुधवार का दिन खास हो गया। संगम स्नान के साथ साथ लोगों के अंदर प्रधानमंत्री को देखने की भी उत्सुकता बनी रही। बहुत देर से इंतजार कर रहे थे और हमने आज सोचा ही था, सुबह ही हमने संकल्प किया था कि आज हम नहाएंगे और मोदी जी के दर्शन करेंगे। जो हमारे हो गए, आज हम खुशी खुशी अपने घर जाएंगे। उनके बारे में यही कहना चाहूंगी कि वो एक महापुरुष है। सदियों के बाद, कई सदियों के बाद ऐसे एक महापुरुष का जन्म होता है और हम किस्मत वाले हैं कि हम इसी दिन यहाँ पर है उन्हें देखने के लिए। हम बहुत सौभाग्य है, हमारी बहुत किस्मत है कि हमने गंगा मैया के साथ मोदी जी का दर्शन किया। ऐसे मौके हमको शायद ही कभी जिंदगी में नसीब हो सकता है। और बहुत अच्छा लगा है, उनके लिए व्रत उपवास रखा था, अब आराम से व्रत उपवास खोलेंगे। मोदी जोगी मेरे भगवान है, वो गरीबों को बहुत सहारा किए। उनके लिए रामलला 500 साल बाद राजी खुशी से अपने भारत में पहुंच गए। इस मौके पर महाकुंभ में इस तरह से इंतजाम रखे गए कि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। रमेश, आज कुंभ मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आज उनका दिन है। यहाँ पर इस महाआयोजन, इस महापर्व पर दुनिया भर की निगाह है। हर कोई हमारी तरफ देख रहा है। एक्चुअली हम सब ये पॉन्टून ब्रिज से अभी आए तो सहूलियत तो थी, हम इस तरफ आ गए। अखाड़ों में हैं हम लोग अभी, तो ऐसा नहीं कि उनके आने से कुछ कार्यक्रम में हमारे कुछ बाधा आ गई। संगम तट पर मौजूद संतों ने भी इस बात के लिए प्रशासन की तारीफ की कि पीएम के आने से आमजनों को कोई दिक्कत नहीं हुई। और इस बार वीआईपी मूवमेंट से किसी को कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए अपनी छोटी यात्रा रखी और अरैल वीआईपी घाट पर स्नान करके इधर आएंगे तो व्यवस्था बिगड़ेगी,
इसीलिए उन्होंने बुद्धि स्नान कर करके और संतों के साथ संतों का सबका आशीर्वाद लिया। यह बहुत अच्छी बात है और ये प्रधानमंत्री योगी जी हमेशा करते रहते हैं। आखिर में पीएम मोदी और सीएम योगी स्टीमर पर सवार होकर अरैल घाट लौटे। इसके बाद दिल्ली वापसी के लिए प्रधानमंत्री का काफिला प्रयागराज एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाकुंभ का दौरा बेहद छोटा था, लेकिन इस छोटे से दौरे ने कई महत्वपूर्ण संदेश दिए। इसमें अगर देखा जाए तो अभी महाकुंभ 26 फरवरी तक चलना है, यानी कि महाशिवरात्रि के दिन तक महाकुंभ का आयोजन होना है। और जो लोग अब तक महाकुंभ में नहीं आए हैं, उन लोगों को एक तरह से पीएम के दौरे के बाद एक नया आमंत्रण मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आइए बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। एक तरफ ट्रंप मैक्सिको की सीमा पर दीवार खड़ी करने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ तमाम देशों पर टैरिफ लगाने की बात करते हैं। इस बीच ट्रंप ने ईरान से लेकर गाजा पट्टी तक जो बयान दिए हैं, उसने अरब देशों में खलबली मचा कर रख दी है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान को मटिया मेट कर देने की खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन की गाजा पट्टी पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं। इससे सिर्फ फिलिस्तीन ही नहीं बल्कि पूरे अरब मुल्कों में अजीब सी बेचैनी है। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। फिलिस्तीन के खिलाफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से पूरी अरब दुनिया हिल गई है। आनन फानन में मिस्र के विदेश मंत्री बदर अब्दुलाती ने काहिरा में फिलिस्तीन के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। इनमें फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफा अपने बड़े अधिकारियों के साथ शामिल थे, लेकिन फिलिस्तीन के नेताओं से ज्यादा बेचैनी फिलिस्तीन के लोगों में है। पहले उनकी प्रतिक्रिया सुनिए। ट्रंप की टिप्पणी अतार्किक है। हम 1 साल और 4 महीने तक युद्ध में रहे हैं और फिर वे आते हैं और कहते हैं कि हमें अपनी जमीन छोड़ देनी चाहिए। यह हमारी जमीन है, हमारे पूर्वजों की जमीन है। इसे छोड़ना या उसके लिए दूसरे लोगों को यहाँ लाना कठिन है। ऐसा नहीं होगा। हम अपनी जमीन या अपना देश नहीं छोड़ेंगे। गाजा की आबादी खत्म करना उनके लिए एक सपने के अलावा और कुछ नहीं है। जैसे ही उत्तरी गाजा की सड़कें खुली, अधिकांश निवासी वापस लौट आए। इस तथ्य के बावजूद कि वहाँ कोई जीवन नहीं है, न पानी, न सड़कें, न घर। तबाही इतनी भीषण है कि घर पहचान में नहीं आ रहे हैं। इसके बावजूद लोग अपने देश, अपनी जमीन, अपनी मातृभूमि पर कब्जा जमाए हुए हैं। यह संभव है, चाहे ट्रंप या कोई और कुछ भी कहे। यहाँ हमारी जड़ें हैं। जैसा कि फिलिस्तीनी कवि महमूद दरविश ने कहा, जब तक अजवाइन और जैतून रहेंगे, हम रहेंगे। अब ये समझिए कि गाजा पर कब्जे की ट्रंप की रणनीति क्या हो सकती है। ट्रंप ये दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका की मर्जी के बगैर दुनिया में कहीं कुछ नहीं हो सकता। ट्रंप इस रणनीति पर काम कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मजबूत सैन्य मौजूदगी कायम रहे। गाजा पट्टी के जरिए ट्रंप एक तरफ इजराइल से अपनी दोस्ती को और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो दूसरी ओर उसी बहाने खाड़ी के तेल भंडारों पर भी उनकी नजर हो सकती है। वो ईरान, रूस और चीन की तिकड़ी को कमजोर करने के लिए भी गाजा पट्टी पर अपना कब्जा चाह सकते हैं। लेकिन ट्रंप अपनी दादागिरी को इस क्षेत्र के विकास और खुशहाली का जामा पहनाने की बात कर रहे हैं। I do see a long-term ownership position, and I see it bringing great stability to that part of the Middle East and maybe the entire Middle East. And everybody I've spoken to, this was not a decision made lightly. Everybody I've spoken to loves the idea of the United States owning that piece of land, developing and creating thousands of jobs with something that will be magnificent in a really magnificent area that nobody would know. Nobody can look because all they see is death and destruction and rubble and demolished buildings falling all over. It's just a terrible sight. इजराइल से युद्ध के बीच फिलिस्तीन पिछले 1.25 साल में पूरी तरह तबाह हो चुका है। उसके लिए उस तबाही से निकलना आसान नहीं है। इस बीच फिलिस्तीन के बहुत सारे लोगों ने जॉर्डन में शरण ले रखी है। वहां शरणार्थी शिविरों में रहने वाले लोगों को भी लगता है कि फिलिस्तीन और उसकी गाजा पट्टी को लेकर ट्रंप का रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ट्रंप को गाजा पर नियंत्रण करने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह व्यक्ति कोई भी हो, और कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। ये अरबों और मुसलमानों का है, और जो लोग इसमें रहते हैं वे अरब और मुसलमान हैं। खुदा ने चाहा वो जो योजना बना रहे हैं वो कामयाब नहीं होगा।
हालांकि मिडिल ईस्ट के कमोबेश सभी देशों ने एक साथ ट्रंप के इस आइडिया को खारिज कर दिया कि गाजा पट्टी से 2 लाख फिलिस्तीनियों को हटाकर वो उस पर काबिज हो जाएंगे। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि ईरान ने आपकी टीम के सफाई की धमकी दी है, तो ट्रंप ने भी उसी भाषा का इस्तेमाल किया। Well, they haven't done that, and that would be a terrible thing for them to do. Not because of me. If they did that, they would be obliterated. साफ है कि ट्रंप की सरगर्मी से खाड़ी देशों में कूटनीतिक गर्मी बढ़ गई है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। बात ट्रंप के प्रशासनिक रवैये की चल रही है, तो ट्रंप ने तमाम जो अवैध भारतीय रह रहे थे अवैध तरीके से अमेरिका में, उनको भारत लौटाने की सिलसिला शुरू कर दिया है। पहली खेप 104 भारतीयों को लेकर आज भारत लौटी। ये विशेष विमान जो अमेरिका की सेना का था, ये अमृतसर में लैंड किया आज दोपहर के बाद। अब इन तमाम लोगों के दस्तावेजों की जांच चल रही है और जांच के बाद इन लोगों को वापस उनके घर पर भेजा जाएगा। अमेरिका से लौटे इन भारतीयों में पंजाब, हरियाणा और गुजरात के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। ये अमेरिकी एयरफोर्स का विमान C-17 ग्लोब मास्टर है। बुधवार दोपहर 104 भारतीय इस विमान से अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे इन भारतीयों को वापस भेज दिया गया है। जिन लोगों को अमेरिका से वापस भारत भेजा गया है, उनमें पंजाब के 30, हरियाणा के 33, गुजरात के भी 33 लोग शामिल हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र से 3, उत्तर प्रदेश से भी 3 और 2 लोग चंडीगढ़ से बताए जा रहे हैं। पहले खबर थी कि 205 भारतीय लाए जा रहे हैं, लेकिन सूत्रों से पता चल रहा है कि विमान में 104 लोग ही हैं। ऐसी खबर है कि इन लोगों का वेरिफिकेशन किया गया। इमिग्रेशन और कस्टम से क्लियरेंस के बाद इन्हें घर भेजने की व्यवस्था की जा रही है। पुलिस इस बात की भी पड़ताल करेगी कि जो लोग अमेरिका से लौटे हैं, उनका कोई आपराधिक इतिहास तो नहीं रहा है। इसके पहले अमृतसर के हवाई अड्डे पर दोपहर 1:55 पर अमेरिकी विमान पहुंचा। इस दौरान एयरपोर्ट के बाहर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। ये अमेरिका से भेजे अवैध प्रवासी भारतीयों की पहली खेप है। पंजाब के NRI मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने अमेरिका से लौटे पंजाब के लोगों से मुलाकात भी की। पहली गल तो यह कि सारे तंदुरुस्त ने, सारे ठीक ठाक ने, वधिया ने। ਜਿਹੜੀ चिंता की गल हुंदी है कि बंदा बीमार ना होया होवे, कुछ ना होवे, वो लगभग सब ठीक ने। उदा ठीक है, लंबा सफर सीगा, थके आ, पर वो ठीक ने। जल्दी सारे जाने उन्हां दा पेपर वर्क हो रहा। मेरी खास तौर पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नूं बेनती है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति जी के नाल बैठ के, ट्रंप जी के नाल बैठ के ये जो कुछ होया जां अगे होण जा रहा, ਉਹਦੇ बारे ਇਹਦਾ हल कढन। पंजाब के जिन 30 लोगों को अमेरिका से भेजा गया है, उनमें सबसे ज्यादा कपूरथला के 6 लोग बताए जा रहे हैं। इसी तरह अमृतसर के 5, पटियाला के 4, जालंधर के 4, नवाशहर के 2, होशियारपुर के 2, लुधियाना के 2, मोहाली का 1, फतेहगढ़ साहिब से 1, तरनतारन से 1, गुरदासपुर से 1 और संगरूर से भी 1 नागरिक को अमेरिका ने वापस भेजा है। गैर कानूनी तरीके से विदेशों में जाने के लिए जो रास्ता अपनाया जाता है, उसे डंकी रूट कहते हैं। दरअसल डंकी शब्द पंजाबी के डुंकी से आया है, जिसका अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर कूदना। जिस तरह के मौसम, भूख, बीमारियों को बर्दाश्त करते हुए लोग अवैध तरीके से विदेशों में जाते हैं, वो कभी भी जानलेवा साबित हो जाता है। ऐसे लोग लाखों रुपए खर्च करके जिस रास्ते से जाते हैं, उस रास्ते को छिपते हुए तय करना पड़ता है। 24 जनवरी को विदेश मंत्रालय ने कहा था, केवल अमेरिका में ही नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी अगर भारतीय नागरिक वाजिब दस्तावेज के बिना रह रहे हैं तो उन्हें वापस ले लिया जाएगा। शर्त इतनी है कि दस्तावेज भारत के साथ साझा होने चाहिए, ताकि ये पुख्ता हो जाए कि जो लोग वापस लौट रहे हैं वो वास्तव में भारतीय नागरिक ही हैं।